हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 8 कंट्रोलिंग को स्टार्ट करेंगे। सो अब ये लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। फंक्शंस ऑफ जो मैनेजमेंट पढ़े थे हमने, वो उसमें लास्ट फंक्शन क्या था? कंट्रोलिंग। और ये पूरी वीडियो पूरे चैप्टर को कवर करेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, importance of controlling, limitations of controlling, relationship between planning and controlling process। ये सब टॉपिक्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कंट्रोलिंग का। Controlling is a process that entails comparing actual performance to the desired outcome to ensure the achievement of objectives। Controlling वो process है, controlling एक process है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड आउटकम से कंपेयर करने का काम करती है। इस प्रोसेस में हम जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो प्लान बना के जो भी काम किया गया, उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, उसको कंपेयर करते हैं उसके डिजायर्ड आउटकम से। जो हमने प्लान किया था कि हमारा आउटकम ये आना चाहिए, अब वो आया या नहीं आया, कम आया, ज्यादा आया, इस चीज को कंपैरिजन किया जाता है कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। डिजायर्ड आउटकम से कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और क्यों होता है कि ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए। इसमें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके बस मेजर कर लेने से कुछ नहीं होगा। अब जो भी डेविएशन आया है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, जो एक्चुअली में हुई है परफॉर्मेंस, जो एक्चुअली में प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्शन के लिए, तो एक्चुअली में जो प्रोडक्शन हुआ है और जो डिजायर्ड प्रोडक्शन था कि इतना करा जाएगा, जो प्लान्ड था, उनके बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है? अगर जैसे डिफरेंस में वो डिफरेंस कम है, मतलब नेगेटिव में है कि जो एक्चुअल हुआ वो कम हुआ डिजायर्ड से, तो वो उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। इन डेविएशंस के केसेस में करेक्टिव एक्शन भी लेना कंट्रोलिंग का ही पार्ट होता है। आर ऑल पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओ डोनेल, इन दोनों ने कहा था, मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objectives according to plan। मैनेजर कंट्रोल का क्या मतलब है कि जो अकम्प्लिशमेंट है स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर करना उसको, और डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए मेजर्स लेना, जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्लान के अकॉर्डिंग अटेन किए जा सके। ये मीनिंग था कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें डिजायर्ड आउटकम से कंपैरिजन करना है और उसके बेसिस पर डेविएशंस वगैरह आती हैं, डेविएशंस को लिए करेक्टिव एक्शंस। ये पूरा कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए करना चाहिए। अगर हम अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखेंगे और देखते रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, डेविएशन को एड्रेस करेंगे, तो हमारा गोल जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे मीट अप करने में हेल्पफुल होती है कंट्रोलिंग। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उनकी एक्यूरेसी कितनी है वो जज कर सकते हैं। आपने कुछ स्टैंडर्ड बनाया प्लानिंग के टाइम पे, अब वो अचीव नहीं हो पा रहा, या तो वो ओवर अचीव हो रहा है या फिर अंडर अचीव हो रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, जज करने के लिए भी कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो सके। अब जैसे कि हमने प्लान बनाया कि मिनिमम इतना करना है, अब उसमें आप उसको ओवर ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता था, कुछ ओवर भी जा सकता था, पर ओवर नहीं गया तो मतलब प्लान हमने कम का बना लिया तो इफिशिएंट यूज नहीं हो पाया। तो इफिशिएंट यूज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए रिसोर्सेज का वेस्टेज और इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इम्प्रूव करती है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर और डिसिप्लिन भी इंश्योर करती है। क्रिएट्स एन ऑर्डरली एंड डिसिप्लिन्ड वर्क एनवायरनमेंट थ्रू केयरफुल मॉनिटरिंग, एक ऑर्डरली और डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करती है केयरफुल मॉनिटरिंग के थ्रू। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, एक्शन में कोऑर्डिनेशन हो, जो भी काम किए जा रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, ये भी फैसिलिटेट करती है। ensures all departments and employees follow set standards and goals, promoting overall coordination। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब लिमिटेशंस क्या है कंट्रोलिंग की? कुछ कमियां भी हैं कंट्रोलिंग में, जैसे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करना बहुत मुश्किल है। जब क्वालिटेटिव होते हैं तो उनको क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, मतलब क्वांटिटेटिवली नंबर्स के फॉर्म में स्टैंडर्ड सेट करना एक डिफिकल्ट टास्क है, तो एक ये लिमिटेशन है।
लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके पास मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स हैं, उन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता. फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड कंपटीशन आर बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल. रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय भी रेजिस्ट करते हैं. एम्प्लॉयज में रेजिस्ट बीइंग कंट्रोल्ड और मॉनिटर. अब एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होती है कि हमें कंट्रोल और मॉनिटर ना किया जाए, तो उस चीज के लिए रेजिस्ट भी करते हैं. विच कैन लीड टू डिक्रीज मोरल एंड कन्फ्लिक्ट. इसकी वजह से उनका मोरल भी डिक्रीज होता है और कन्फ्लिक्ट भी होते हैं. कॉस्टली अफेयर, ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो है, डेविएशंस निकालना, फिर उसको लिए करेक्टिव मेजर्स लेना, ये थोड़ा कॉस्टली काम हो जाता है, इसमें एक्सपेंसिव होता है. इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग कंट्रोल सिस्टम्स कैन बी एक्सपेंसिव हो सकते हैं कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना. रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल टाइम एंड रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट. इसमें सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, सॉरी सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए और रिसोर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए. इन सबका इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है. तो ये लिमिटेशन हो गई. अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है? मेनली रिलेशनशिप क्या है? प्लानिंग में जो प्लान बनता है, उसी को वही सेट स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है कंट्रोलिंग में. तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में? जो प्लान प्लानिंग में बनेगा, उसी के बेसिस पे कंपेयर किया जाएगा कंट्रोलिंग में. प्लानिंग रिक्वायर्स कंट्रोल. प्लानिंग के लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है और कंट्रोलिंग के लिए भी प्लानिंग जरूरी है. ठीक है, प्लान नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं किया तो प्लान नहीं बना सकते. अब जो भी डेविएशंस आई उनको आगे ध्यान रखा जाएगा और उनको करेक्टिव मेजर्स को भी ध्यान रखा जाएगा. उसके बेसिस पे अगला प्लान बनाया जाएगा. तो प्लानिंग के लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है और कंट्रोलिंग के लिए भी प्लानिंग जरूरी है. प्लानिंग रिक्वायर्स कंट्रोल. कंट्रोल की जरूरत है प्लानिंग के लिए. इफेक्टिव कंट्रोल इज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सेट बाय प्लानिंग. इफेक्टिव कंट्रोल कब हो पाता है? जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हो जो प्लानिंग में सेट किए गए हैं. और प्लान के बिना कंट्रोल में कोई डायरेक्शन नहीं हो पाती है. कंट्रोल वैलिडेट प्लानिंग. अब कंट्रोल की वजह से ही प्लानिंग होती है. कंट्रोल इंश्योर्स प्लान्स आर इफेक्टिव बाय डिटेक्टिंग डेविएशन. प्लान इफेक्टिव था या नहीं था, ये इंश्योर करते हैं कंट्रोलिंग में. और कैसे करते हैं? डेविएशन को डिटेक्ट करके और फिर इम्प्लीमेंट करके करेक्टिव मेजर्स जो अगले प्लान में यूज किए जाते हैं. कंट्रोल एसेस प्लानिंग इफिशियंसी. प्लानिंग की इफिशियंसी को भी एसेस कंट्रोल ही करता है कि प्लानिंग की इफिशियंसी क्या थी, डेविएशंस कैसे आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, तो प्लानिंग की इफिशियंसी थी कि नहीं थी. बाय इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्स, कंट्रोलिंग हेल्प्स रिफाइन एंड एडजस्ट प्लान्स एंड एक्शन. जो भी प्लान्स परफॉर्मेंस है उसको प्लान्स के अगेंस्ट इवेलुएट किया जाता है, जो उससे कंट्रोलिंग हेल्प करती है प्लान और एक्शंस को रिफाइन करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए. अब कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है? कंट्रोलिंग प्रोसेस, इससे पहले हमने लिमिटेशन देख ली, इंपॉर्टेंस देख ली और रिलेशनशिप देखी है. प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है? अब कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है? ये नंबर ऑफ 5 स्टेप्स हैं जो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में होते हैं. पहला है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा. अब हमें कंपैरिजन करना है तो किसी सेट स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही कंपैरिजन होगा, तो उस स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा. अब हमारे पास स्टैंडर्ड है पर हम उसे कंपेयर किससे करें? एक्चुअल परफॉर्मेंस से करेंगे, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाएगा. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड. फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा. डेविएशन निकाली जाएंगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डेविएशन इज डिफरेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस जैसे आपने टारगेट लिया था कि 100 यूनिट सेल होंगी और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही कि 80 यूनिट सेल हुई, तो टारगेट था 100 का, सेल हुई 80, तो कितनी बीच में डेविएशन कितना आया? 20 का. और 20 कैसे? नेगेटिव. नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये उससे कम है, जो स्टैंडर्ड था उससे कम है. अगर इससे ज्यादा सेल हो जाती तो वो पॉजिटिव कहलाता. तो कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का. फिर उसके बाद डेविएशन एनालाइज की जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव देखी जाती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पूरी एनालिसिस होता है डेविएशन का. फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. करेक्टिव एक्शंस, जो भी डेविएशन आया वो किस रीजन से आया. जैसे सेल में जो 20 का डेविएशन आया वो भी नेगेटिव, किस रीजन से आया? कि सेल्समैन अच्छे नहीं थे या प्रोडक्ट में कुछ खराबी थी, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, या टाइम कम था. इस तरह के जो भी रीजंस हैं उनके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं. ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का.
सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहला है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बता दिया। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? क्राइटेरिया होते हैं जिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे शुड बी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए टू एडजस्ट टू चेंजेस, जिससे वो चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वालिटेटिव, स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव होने चाहिए, क्वांटिटेटिव भी होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड जो सेट किया गया कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सेट किया गया, ऐसा नहीं कि वो हमेशा चलता रहेगा। टाइम बाउंड होने चाहिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जो भी है उसको टाइम बाउंड होने चाहिए, कॉस्ट बाउंड भी होने चाहिए, ऐसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होने चाहिए कि अफोर्ड ही ना कर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट एस्टैब्लिश, पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हो गए, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी है। यूज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसके लिए क्या होता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन को यूज किया जाता है, सैंपल चेक किया जाता है ऑब्जेक्टिव का, और रिलायबल मेजरमेंट किया जाता है। मेजर परफॉर्मेंस इन द सेम टर्म्स एज द स्टैंडर्ड्स टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। जो परफॉर्मेंस मेजर सेम टर्म्स में परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, उन्हीं टर्म्स में स्टैंडर्ड्स होते हैं। जिस टर्म्स में स्टैंडर्ड्स है उन्हीं टर्म्स में मेजर की जाएगी परफॉर्मेंस भी। अगर केजी में है तो केजी में, या पर यूनिट के हिसाब से तो पर यूनिट, टाइम के हिसाब से तो टाइम। तो ये टाइम के मतलब उसके सेम टर्म्स में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड भी उसी टर्म में होना चाहिए और परफॉर्मेंस जो है एक्चुअल वो भी उसी टर्म्स में होनी चाहिए। परफॉर्मेंस कैन बी चेक ड्यूरिंग और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस, चेक करी जानी चाहिए जब काम चल रहा है तब भी और उसके खत्म होने के बाद। नेक्स्ट है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिश जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बराबर है तो कोई डेविएशन ही नहीं है, या तो फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा कम होगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम होगी, या फिर स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा होगा। तो इस केस में कम होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस और नेगेटिव सिनेरियो है, नेगेटिव डेविएशन आएगी। और फिर स्टैंडर्ड कम होंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, तो इस केस में पॉजिटिव डेविएशन आएगी। फिर डेविएशंस को एनालाइज किया जाएगा। डेविएशन कैसी है? डिटरमाइन परमिसिबल रेंजेस ऑफ वेरिएशन। अब थोड़ा परमिसिबल रेंजेस होती हैं, जैसे 100 का टारगेट लिया था, 5 ऊपर नीचे तो परमिसिबल है, या 10 ऊपर नीचे परमिसिबल है। अब की बहुत ज्यादा ही कम हो गया, 100 के टारगेट पे 50 हो गया, 100 के टारगेट पे 200 अचीव हो गया, तो ये थोड़ा परमिशन से ज्यादा ही हो गया, मतलब परमिसिबल रेंज नहीं है वेरिएशन की। डेविएशन को डेविएशन को असेस करने के लिए स्टैंडर्ड से एक रेंज, परमिसिबल रेंज ऑफ वेरिएशन हमें डिटरमाइन करनी है स्टेज पे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, फोकस ऑन द की रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना है। KRA, की रिजल्ट एरिया, क्रूशियल टू सक्सेस, जो सक्सेस के लिए क्रूशियल है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन, सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे फोकस करना है। जैसे करेक्टिव एक्शन इज टेकन व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड $10,000 और 20% ऑफ द बजट। जैसे एग्जांपल के तौर पे करेक्टिव एक्शन तब लिया जाएगा जब या तो जो एक्सपेंसेस हैं वो $10,000 से ज्यादा हो गए, या फिर बजट के 20% से ज्यादा हो। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। डेविएशन हमने एनालाइज कर ली, उसके बाद हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। इम्प्लीमेंट रेमेडियल एक्शंस इफ डेविएशन एक्सीड एक्सेप्टेबल बाउंड्स। रेमेडियल एक्शंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल बाउंड से आगे चली गई, जो परमिसिबल रेंज थी उससे आगे, उससे ज्यादा डेविएशन हो गई। नो एक्शन इज नीडेड इफ वेरिएंसेस आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, परमिसिबल रेंज है, उसके अगर अंदर ही अंदर हैं, वेरिएंसेस उससे ज्यादा नहीं है, जैसे परमिसिबल रेंज 5 यूनिट्स की है, 5 यूनिट्स ऊपर 5 यूनिट्स नीचे हो सकता है, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर परमिसिबल रेंज से कम है, ज्यादा हो गई, तो लिया जाएगा। करेक्टिव एक्शंस एड्रेसेस सिग्निफिकेंट डेविएशंस टू अलाइन परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। करेक्टिव एक्शन एड्रेस करते हैं सिग्निफिकेंट डेविएशंस को जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए, कंट्रोलिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। इसी के साथ आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको पेड बैचेस चाहिए तो उसके लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन को जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं, और बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को मैं ही डील करूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।